यहाँ आपकी कहानी की शुरुआत है। डेविल हुकमसा की इनोसेंट ब्राइड। डेविल हुकमसा की इनोसेंट ब्राइड ओपन बुक कहानी का सारांश सिनॉप्सिस। रुद्र प्रताप सिंह हुकमसा राजस्थान के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेस टाइकून हैं। उन्हें लोग डेविल शैतान कहते हैं क्योंकि उनके पास दिल नहीं है। वह निर्दयी हैं, क्रूर हैं और अपनी शर्तों पर दुनिया चलाते हैं। दूसरी तरफ आरोही एक साधारण, चुलबुली और मासूम लड़की है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उसकी दुनिया छोटी है, खुशियों से भरी है। कहानी तब बदलती है जब आरोही के पिता पर रुद्र का भारी कर्ज हो जाता है। कर्ज चुकाने के बदले रुद्र एक सौदा करता है, शादी। एक ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और समझौता है। क्या आरोही की मासूमियत डेविल का पत्थर दिल पिघला पाएगी, या वह इस आग में जलकर राख हो जाएगी? मुखौटा मुख्य पात्र कैरेक्टर्स। तारांकन रुद्र प्रताप सिंह द डेविल हुकमसा 28 वर्षीय, 6 फीट लंबा, गहरी काली आंखें, हमेशा गुस्से में रहने वाला। उदयपुर के राजघराने का वारिस और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। उसे औरतों से नफरत है। तारांकन आरोही शर्मा दी इनोसेंट ब्राइड 20 वर्षीय, कॉलेज छात्रा। सुंदर, नाजुक और बहुत ही इमोशनल। उसे अंधेरे से डर लगता है। तारांकन विक्रांत सिंह रुद्र का छोटा भाई जो हंसमुख है और रुद्र के गुस्से को शांत कर सकता है। तारांकन रामनाथ शर्मा आरोही के पिता जो एक मजबूर इंसान है। अध्याय 1 तूफान की आहट द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म। स्थान उदयपुर, रुद्र महल द रॉयल मैंशन। रात के 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गरज ने पूरे उदयपुर को डरा रखा था। लेकिन रुद्र महल के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा खामोश और डरावना था। एक विशाल कमरे में, जिसकी दीवारें गहरे भूरे रंग की थीं और जिस पर पुरानी तलवारें टंगी थीं, वहां रुद्र प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था। उसकी उंगलियां इतनी जोर से गिलास पर कसी थीं कि लगता था कांच अभी टूट जाएगा। उसने मना कर दिया। रुद्र की आवाज किसी शेर की गुर्राहट जैसी थी। सामने खड़ा उसका मैनेजर मिस्टर खन्ना डर के मारे कांप रहा था। जी हुकुम सा, रामनाथ शर्मा ने कहा कि वह पैसे चुका देंगे लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। रुद्र ने गिलास को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि वह चकनाचूर हो गया। शराब और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। वह खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट की कदकाठी और चौड़े कंधे उसे किसी राक्षस जैसा दिखा रहे थे। पैसे। रुद्र हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। बात अब पैसों की नहीं है खन्ना, बात मेरी जिद की है। और रुद्र प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। उसने अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर बिजली कड़कते हुए देखा। गाड़ी निकालो, रुद्र ने आदेश दिया। आज रात ही फैसला होगा, या तो वह पैसा देगा या फिर आरोही। स्थान शर्मा निवास, एक छोटा मध्यम वर्गीय घर। उसी शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से घर में खुशियों का माहौल तो नहीं था, लेकिन शांति थी। आरोही अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे बाहर की बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। दीदी, उसका छोटा भाई कमरे में दौड़ता हुआ आया। पापा बहुत परेशान हैं, वह हॉल में रो रहे हैं। आरोही का दिल बैठ गया। उसने किताब बंद की और दौड़कर बाहर आए। उसने देखा कि उसके पिता रामनाथ जी जमीन पर सिर पकड़कर बैठे हैं और उसकी मां उन्हें ढांढस बंधा रही है। क्या हुआ पापा? आरोही उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। रामनाथ ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा। वह कैसे बताए कि जिस इंसान से उन्होंने व्यापार के लिए कर्ज लिया था, वह अब ब्याज के बदले उसकी बेटी मांग रहा है। वह डेविल हुकुम सा उसकी फूल सी बेटी को अपनी कैद में रखना चाहता है। बेटा, हम बर्बाद हो गए, रामनाथ रो पड़े। रुद्र प्रताप सिंह, वह इंसान नहीं जानवर है। उसने, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, घर का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। धड़ाम, हवा का एक तेज झोंका और बारिश की बूंदें अंदर आ गईं। और उस दरवाजे पर खड़ा था वह, काले सूट में, गीले बाल और आंखों में अंगारे लिए रुद्र प्रताप सिंह। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स थे। घर में सन्नाटा छा गया। आरोही की सांसें थम गईं। उसने इस आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। रुद्र ने अपने महंगे जूते से घर की दहलीज पार की। उसकी नजरें सीधे रामनाथ पर नहीं, बल्कि उस लड़की पर गईं जो डर के मारे अपने पिता के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। मासूम, डरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसा उसने सोचा था। रामनाथ, रुद्र की आवाज ने कमरे की हवा को और ठंडा कर दिया। वक्त खत्म हुआ। रामनाथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुकुम सा, रहम कीजिए।
मैं पाए पाए चुका दूंगा। लेकिन मेरी बेटी। रुद्र ने हाथ उठाया और रामनाथ चुप हो गए। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। आरोही का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर आ जाएगा। रुद्र ठीक उसके सामने आकर रुक गया। वह इतना लंबा था कि आरोही को उसे देखने के लिए सिर पूरा ऊपर उठाना पड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र ने पूछा। यह कोई सवाल नहीं, एक हुक्म था। आरोही का गला सूख गया था। आरोही, वह मुश्किल से फुसफुसाए। रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान स्मर्क आए। उसने झुककर आरोही के कान के पास कहा, तैयार हो जाओ आरोही। कल सुबह तक तुम मिस शर्मा से मिसेस सिंह बनने वाली हो। नहीं, आरोही चीख पड़ी, डर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने रुद्र प्रताप सिंह को मना करने की हिम्मत नहीं की थी। रुद्र की मुस्कान गायब हो गई। उसने आरोही की कलाई को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। शादी? किसने कहा मैं शादी कर रहा हूं? यह एक सौदा है स्वीट हार्ट। तुम मेरे 50 करोड़ का ब्याज हो। उसने आरोही का हाथ झटक दिया और रामनाथ की ओर मुड़ा। कल सुबह गाड़ी आएगी। अगर ये लड़की उसमें नहीं बैठी तो ये घर और तुम्हारा पूरा खानदान जलकर राख हो जाएगा। इतना कहकर डेविल मुड़ा और तूफान में वापस चला गया। पीछे छोड़ गया एक बिखरता हुआ परिवार और एक रोती हुई मासूम लड़की जिसकी किस्मत अब डेविल के हाथ में थी। आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप्स। ये सिर्फ शुरुआत है। कहानी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तारांकन शादी का दिन, क्या आरोही भागने की कोशिश करेगी? तारांकन रुद्र महल में प्रवेश, आरोही का स्वागत कैसे होगा? तारांकन पहली रात, द फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन, जब मासूमियत और हैवानियत आमने सामने होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला अध्याय चैप्टर 2 लिखूं? जरूर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह एक बहुत ही भावुक और तनावपूर्ण मोड़ है जहां आरोही को अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है। यहाँ अध्याय 2 है, डेविल हुकमसा की इनोसेंट ब्राइड। अध्याय 2, पिंजरे की ओर, टूवर्ड्स द केज। स्थान, शर्मा निवास। वही रात। रुद्र प्रताप सिंह के जाने के बाद घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर आंसुओं की बाढ़ आई हुई थी। रामनाथ जी जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे थे। मैं एक बुरा पिता हूं। मैं अपनी फूल सी बच्ची को उस राक्षस के हवाले नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा। लेकिन पापा। आरोही ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। आप कहीं नहीं जाएंगे पापा, और न ही हम बर्बाद होंगे। आरोही ने उनके आंसू पोंछे। मैं जाऊंगी। मैं रुद्र प्रताप सिंह से शादी करूंगी। उसकी मां सुमित्रा ने चौंक कर उसे देखा। तू पागल हो गई है आरोही? तुझे पता भी है वह कौन है? लोग उसे डेविल कहते हैं। वह तुझे मार डालेगा। आरोही ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने मना किया तो वह आप सबको मार डालेगा, और मैं आप लोगों को खोने से बेहतर खुद को खोना पसंद करूंगी। रात भर घर में कोई नहीं सोया। आरोही ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसने अपने बचपन के खिलौने, अपनी किताबें और अपनी पुरानी डायरी को वहीं छोड़ दिया। वह जानती थी कि जिस दुनिया में वह जा रही है, वहां इन मासूम चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह सुबह 8 बजे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी काला था। शर्मा निवास के बाहर 3 काली एसयूवी, ब्लैक एसयूवीएस आकर रुकी। गाड़ियों का काला रंग उस अंधेरे का प्रतीक लग रहा था जो आरोही की जिंदगी में छाने वाला था। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और मिस्टर खन्ना बाहर निकले। आरोही घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक साधारण लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी मां की थी। कोई गहना नहीं, कोई मेकअप नहीं, सिर्फ आंखों में डर और परिवार के लिए प्यार। चले मिस शर्मा। ओह माफ कीजिए, होने वाली मिसेस सिंह, खन्ना ने व्यंग्य के साथ कहा। आरोही ने पीछे मुड़कर अपने माता पिता और भाई को देखा। रामनाथ जी ने नजरें झुका ली। वह अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अपना ख्याल रखना पापा, आरोही ने रुंधे गले से कहा और भारी कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, दरवाजा बंद हो गया। ठंडी एसी की हवा ने उसे सिहरन दे दी। गाड़ी चल पड़ी और आरोही ने खिड़की से पीछे छूटते अपने छोटे से प्यारे घर को तब तक देखा जब तक वह ओझल नहीं हो गया। अब वह सिर्फ आरोही नहीं थी, वह उसकी अमानत थी। स्थान, रुद्र महल, उदयपुर। आधे घंटे बाद गाड़ियां एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप खुल गया। सामने रुद्र महल किसी किले की तरह सीना ताने खड़ा था। ये खूबसूरत था, लेकिन वीरान। यहाँ की हवा में ही एक दबदबा था। गाड़ी पोर्च में रुकी। खन्ना ने दरवाजा खोला।
उतरिए। आरोही नीचे उतरी। महल के मुख्य द्वार पर नौकरों की कतार खड़ी थी, लेकिन स्वागत के लिए कोई आरती की थाली नहीं थी, कोई शहनाई नहीं थी। सिर्फ खामोशी थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज आए। टक टक टक। आरोही ने ऊपर देखा। एक नौजवान लड़का, उम्र में लगभग 25 साल का, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए नीचे आ रहा था। यह विक्रांत सिंह था, रुद्र का छोटा भाई। तो यह है वह जिसके लिए भाईसा ने पूरा शहर सिर पर उठा लिया था। विक्रांत ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नजरों में रुद्र जैसी हवस या क्रूरता नहीं, बल्कि दया थी। आरोही चुप रही। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। डरो मत भाभी सा, विक्रांत ने मजाक में कहा, लेकिन भाभी शब्द सुनकर आरोही को झटका लगा। भाई सा अभी ऑफिस में हैं। शाम को आपसे मिलेंगे। तब तक काका, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। एक बूढ़े नौकर ने इशारा किया। आइए हुकुम। आरोही उस विशाल महल के गलियारों से गुजर रही थी। हर दीवार पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसे एक बहुत बड़े कमरे के सामने ले जाकर छोड़ दिया गया। ये हुकुमसा का कमरा है। अब से यह आपका भी है, नौकर ने कहा और चला गया। आरोही ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरा बहुत बड़ा था। काले और सुनहरे रंग की सजावट थी। बीच में एक किंग साइज बेड था। कमरे से महंगी सिगार और कोलोन परफ्यूम की महक आ रही थी, रुद्र की महक। उस महक ने ही आरोही को याद दिला दिया कि वह शेर की मांद में आ चुकी है। उसने अंदर कदम रखा ही था कि उसकी नजर बेड पर रखी एक चीज पर पड़ी। वहां एक गहरा लाल रंग का भारी लहूगा रखा था और उसके साथ एक नोट। आरोही ने डरते डरते नोट उठाया। उस पर सुलेख कैलीग्राफी में लिखा था, ग्रेटर देन, तैयार हो जाओ, आज रात हमारी शादी है। और याद रखना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ग्रेटर देन रुद्र, ग्रेटर देन। नोट हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आरोही वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आजादी का सूरज डूब चुका था। आज रात वह आधिकारिक तौर पर शैतान की हो जाएगी। आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप्स। कहानी अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। तारांकन तैयारी। आरोही कैसे खुद को इस जबरदस्ती की शादी के लिए तैयार करेगी? तारांकन, रुद्र की एंट्री, शादी के मंडप या कोर्ट में रुद्र का व्यवहार कैसा होगा? तारांकन 7 फेरे। क्या अग्नि के 7 फेरे लेते समय कोई वचन लिया जाएगा या सिर्फ धमकियां दी जाएंगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 3 शादी की रात प्रसमेत लिखूं? यह कहानी का अगला रोमांचक और तनावपूर्ण हिस्सा है। डेविल हुकमसा की इनोसेंट ब्राइड। अध्याय 3, जबरदस्ती का बंधन, द फोर्स्ड यूनियन। स्थान, रुद्र महल। शाम के 7 बजे। महल की दीवारों पर लगी मशालें और मॉडर्न लाइटें जल चुकी थीं। बाहर से देखने पर यह किसी उत्सव जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल किसी अंतिम संस्कार से कम नहीं था। आरोही शीशे के सामने खड़ी थी। उसने वह भारी लाल जोड़ा पहन लिया था। गहनों के बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी, लेकिन उसके मन का बोझ उन गहनों से कहीं ज्यादा था। उसकी आंखों का काजल आंसुओं से धुंधला हो गया था। हुकुम सा इंतजार कर रहे हैं, एक दासी ने आकर सिर झुकाकर कहा। आरोही के पैर कांप रहे थे। उसने अपनी हथेलियों को भींचा और कमरे से बाहर निकली। स्थान, महल का निजी मंदिर, प्राइवेट टेम्पल। रुद्र महल के अंदर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां कोई मेहमान नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं। सिर्फ एक पंडित, अग्नि कुंड और रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसके ऊपर उसने काले रंग की राजस्थानी ढाल वाली जैकेट डाली थी। उसके गले में पन्ने एमरल्ड्स का हार चमक रहा था। वह किसी क्रूर राजा की तरह खड़ा था। जैसे ही आरोही ने मंदिर में प्रवेश किया, रुद्र की गहरी नजरों ने उसे ऊपर से नीचे तक नापा। वक्त की पाबंद होना सीख लो आरोही, रुद्र की ठंडी आवाज गूंजी। मेरे पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं है। आरोही ने उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने अपना सिर झुकाए रखा। पंडित जी, शुरू कीजिए, रुद्र ने हुक्म दिया। शादी की रस्में, द रिचुअल्स। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि की लपटें ऊंची उठ रही थीं। आरोही को लग रहा था कि वह शादी के फेरे नहीं ले रही, बल्कि खुद को इस आग में झोंक रही है। जब गठबंधन, गठजोड़ की बारी आई तो रुद्र के हाथ और आरोही के दुपट्टे को एक साथ बांधा गया। उसे एक गांठ ने आरोही की पूरी दुनिया को एक झटके में बदल दिया। फेरों के लिए खड़े हो जाए, पंडित जी ने कहा। रुद्र ने आगे बढ़कर आरोही का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और रुद्र की पकड़ फौलाद जैसी सख्त। जैसे जैसे वे अग्नि के चक्कर लगा रहे थे, रुद्र हर फेरे के साथ कुछ बुदबुदा रहा था। पहला फेरा, आज से तुम्हारी हर सांस पर मेरा अधिकार है। दूसरा फेरा, तुम्हारी कोई अपनी मर्जी नहीं होगी। तीसरा फेरा, इस महल की दीवारें ही तुम्हारी दुनिया हैं।
आरोही की आंखों से आंसू गिरकर उसकी लाल साड़ी पर सोख रहे थे। वह बस एक गुड़िया की तरह उसके साथ चल रही थी। अंत में रुद्र ने अपनी जेब से सिंदूर की डिबिया निकाली। उसने बिना किसी कोमलता के अपनी उंगली से आरोही की मांग में गहरा लाल सिंदूर भर दिया। वह सिंदूर आरोही के माथे पर भी गिर गया जैसे कोई खून का दाग हो। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की आवाज आए। आरोही वहीं जमीन पर बैठ गई। वह आधिकारिक तौर पर मिसेस रुद्र प्रताप सिंह बन चुकी थी। रात के 11:30 बजे सुहागरात द कॉन्फ्रंटेशन। आरोही उसी काले और सुनहरे कमरे में वापस आ गई थी। बेड को फूलों से सजाया गया था, लेकिन वह खुशबू आरोही को घुटन दे रही थी। वह बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी थी, अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए। तभी दरवाजा खुला। रुद्र अंदर आया। उसने अपनी शेरवानी के ऊपरी बटन खोल दिए थे और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। खट! उस आवाज ने आरोही के दिल की धड़कन रोक दी। रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तो अंत में तुम मेरे पास आ ही गई, रुद्र ने उसके पास आकर झुकते हुए कहा। उसकी सांसें आरोही की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। आरोही पीछे हटी। पर प्लीज दूर रहिए मुझसे, आपने कहा था कि यह एक सौदा है। रुद्र हंसा और वह हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने आरोही का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। सौदा तो है ही जान, लेकिन सौदे की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और तुम्हारी कीमत तुम खुद हो। आरोही ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखा। आप मुझे छू सकते हैं, मुझे कैद कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। आप एक पत्थर हैं, एक डेविल। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आरोही को झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे वह उसके सीने से जा टकराए। दिल, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए आरोही। मुझे बस तुम्हारी बर्बादी देखनी है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उस इंसान को धोखा दिया था जिसे मैं अपनी जान मानता था, और अब उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। बदला? मेरे पिता ने क्या किया? रुद्र ने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुक गया। वह कहानी फिर कभी। अभी के लिए स्वागत है नरक में, मेरी मासूम दुल्हन। अध्याय 4। स्थान रुद्र महल। अगली सुबह। सुबह की पहली किरण जब विशाल खिड़कियों से छनकर कमरे में आई, तो आरोही की आंखें धीरे से खुलीं। उसे कुछ पल के लिए लगा कि वह अपने घर में है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई पर लाल चूड़ियों की खनक सुनी और भारी सिंदूर का एहसास किया, हकीकत किसी ठंडे पानी की बौछार की तरह उससे भिगो गई। वह बिस्तर पर अकेली थी। रुद्र जा चुका था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। कल रात का वह नोट, टूटा हुआ एक कांच का गिलास और आरोही की बिखरी हुई उम्मीदें। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर थकान और डर से टूट रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हुकुम सा ने आपको नीचे बुलाया है, एक कठोर स्त्री स्वर सुनाई दिया। आरोही ने जल्दी से खुद को संभाला, अपनी साड़ी ठीक की और दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी। वह धाई माँ थी, जो रुद्र के बचपन से इस महल की देखरेख कर रही थी। जल्दी कीजिए, हुकुम सा को नाश्ते की मेज पर इंतजार करना पसंद नहीं, धाई माँ ने रूखेपन से कहा। स्थान डाइनिंग हॉल। जब आरोही विशाल डाइनिंग हॉल में पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। एक लंबी सागवान की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, लेकिन वहां सन्नाटा इतना था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। मेज के एक छोर पर रुद्र बैठा था। उसने काले रंग का थ्री पीस सूट पहना था। वह अपना आईपैड देख रहा था और साथ ही ब्लैक कॉफी पी रहा था। उसके चेहरे पर कल रात की उस हैवानियत का कोई निशान नहीं था। वह एक पेशेवर बिजनेस टाइकून लग रहा था। जैसे ही आरोही कुर्सी खींचकर बैठी, रुद्र ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। बैठो, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। आज से इस घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे। आरोही ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। नियम नंबर 1, रुद्र ने कॉफी का घूंट भरा। तुम बिना मेरी इजाजत के इस महल के गेट से बाहर नहीं जाओगी। नियम नंबर 2, तुम किसी से भी फोन पर बात नहीं करोगी, खासकर अपने पिता से। और नियम नंबर 3, वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर आरोही के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उसकी कुर्सी की पीठ पर रखा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे निजी कमरे के पीछे वाले गलियारे में एक बंद कमरा है। उस कमरे की तरफ कदम भी मत रखना, वरना अंजाम बुरा होगा। आरोही की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। बंद कमरा? वहां ऐसा क्या था? समझ गई, रुद्र ने उसके कान के पास झुककर पूछा। जी, आरोही ने धीमी आवाज में कहा। गुड। रुद्र मुड़ा और जाने लगा, तभी वह रुका। विक्रांत तुम्हें शहर की कुछ रस्में दिखाने ले जाएगा।
पर याद रखना, भागने की कोशिश भी मत करना। मेरे आदमी हर जगह हैं। दोपहर का समय, महल का पिछला हिस्सा। रुद्र के जाने के बाद विक्रांत रुद्र का छोटा भाई आरोही के पास आया। भाभी सा, आप तो कल से भी ज्यादा डरी हुई लग रही हैं, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था जो रुद्र में कहीं नहीं था। विक्रांत, क्या तुम्हारे भाई हमेशा से ऐसे ही थे? आरोही ने हिम्मत जुटाकर पूछा। विक्रांत की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने चारों तरफ देखा और फिर फुसफुसाते हुए बोला, भाई सा हमेशा से डेविल नहीं थे। 5 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, और उस हादसे का तार आपके पिता के बिजनेस पार्टनर से जुड़ा था। आरोही चौंक गई। मेरे पिता के पार्टनर? लेकिन मेरे पिता तो सीधे साधे इंसान हैं। यही तो राज है भाभी सा, विक्रांत ने एक लंबी सांस ली। भाई सा को लगता है कि आपके पिता उस धोखे में शामिल थे जिसकी वजह से। रहने दीजिए, बस इतना जान लीजिए कि वह आपसे नफरत नहीं करते, वह उस चोट से नफरत करते हैं जो उन्हें मिली थी। शाम, वह रहस्यमयी गलियारा। शाम को जब महल के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, आरोही की जिज्ञासा उस बंद कमरे की ओर खींचने लगी। रुद्र के शब्दों ने उसे डराया तो था, लेकिन विक्रांत की बातों ने उसे सच जानने के लिए उतावला कर दिया था। वह दबे पांव ऊपर वाले गलियारे की ओर बढ़ी। अंधेरा गहरा रहा था। गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लटका था। आरोही वहां पहुंची ही थी कि उसने कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनी। सिसकियां। कोई अंदर रो रहा था, या फिर वह उसकी कल्पना थी। जैसे ही उसने ताले को छूने की कोशिश की, एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। मैंने क्या कहा था? आरोही। सामने रुद्र खड़ा था। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी काली नफरत और दर्द का मिश्रण था। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि आरोही के हाथ की चूड़ियां उसकी कलाई में चुभने लगीं। माँ, मैं बस देख रही थी, आरोही हकलाने लगी। देखना चाहती हो कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? रुद्र चिल्लाया। उसने जेब से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। उसने झटके से दरवाजा खोला और आरोही को अंदर धकेल दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर आरोही की चीख निकल गई। आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप।